अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज मंगल है 28 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो नाचीज आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। आज आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तफसीली बात होगी। एक बार फिर इसी व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, बिलखुसूस इस मौजू पे कि एक जानिब मीरपुर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और दूसरी जानिब रावलाकोट में एहतजाज और फिर रात के बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें आई उमर नज़ीर कश्मीरी के भाई के हवाले से। ज्वाइंट एक्शन कमेटी कलदम जो करार दी गई, उनकी सोशल मीडिया पर जो दावे हैं, और फिर पुलिस क्या कहती है वहां पे, मुकामी सहाफ़ी क्या कहते हैं, बीबीसी क्या लिख रहा है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तशवीशनाक खबरें वहां से। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुबह के व्लॉग में हम चूंकि इंटरनेशनल जो मामला हैं, बिलखुसूस इसराइल, अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के हवाले से जो मामला जुड़े हैं, जिनका बराह रास्त असर भी हम पे आ रहा है और आना है, उसके ऊपर हमारे व्लॉग्स में कमेंट्री होती है। तो वहाँ कुछ दिलचस्प पेशरफ्त हुई है, इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। चाहे सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी या तनसीब है तेल प्रोसेस करने वाली, उसके ऊपर जो इराक की जानिब से हमले हुए, उसकी फुटेजेस या उसकी विजुअल्स आए हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसराइली जो वज़ीर आज़म है बेंयामिन नेतन्याहू, ये अमेरिका पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा। इसने वहां जाना था, ट्रंप से मिलने जा रहा है, जब से ट्रंप सदर बना है 8वीं बार उससे मिलेगा, और लिंडसे ग्राहम की रसूमात में भी इसने शामिल होना, उसका बड़ा महबूब था ये। तो इसके हवाले से इनका अपना जो मीडिया है, हारेट्स अखबार, इसराइल में एक निस्बतन तवाज़ुन रखता है, और दीगर कई इदारों ने खबर दी कि नेतन्याहू अपनी जो बेगम है, सैरा उसका नाम है, उसके साथ जो इसराइल का सबसे अहम, सबसे महफूज हवाई अड्डा है, जो उनके पहले वज़ीर आज़म बेन गुरियान के नाम पर है, वहां से अमूमन ये लोग फ्लाइट लेते हैं। तो वहां से उड़ने की बजाय ईरान के डर और खौफ से कि ईरान टारगेट कर सकता है, हालांकि उस हवाई अड्डे को दुनिया का एक महफूज तरीन हवाई अड्डा समझा जाता है, इनकी वहां पे जो सिस्टम नस्ब हुए हैं। तो ये हारेट्स ने भी लिखा और दीगर ने भी लिखा कि ये नेतन्याहू जो है, ये फिर नेवाटिम एयर फोर्स की जो बेस है, वहां से ये उड़ा है, और ये सहरा के अंदर वाक़या एक इसराइली एयर बेस है, जहां पे इनके F-35S जदीद अमरीकी तैयारे पार्क्ड हैं, जंगी तैयारे जहां पे मौजूद थे, जंगी साजो सामान था उनके हिसार से, ये वहां से उड़ा। और फिर अहम बात ये भी बताई गई कि ये सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो ईरान की जानिब से इसे लाहक है, महफूज खुद को तसव्वुर नहीं करता। तो खुफिया मुकाम से बाद में पता चला, क्योंकि असल एयरपोर्ट से तो उड़ा नहीं, तो वहां से ये फरार हुआ अमेरिका की जानिब। और वहां ये भी अहम नुकता था कि ये अपने साथ कोई सहाफ़ी भी साथ लेके नहीं गया, कि खबर ना बने, तस्वीर ना आए, वीडियो ना आए। ये है ईरान का डर, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने रास्ता बदल दिया। इनका चैनल है N12, उसने भी इस पर खबर दी। दूसरी जानिब मैंने देखा कि ये इसराइल का खाता एक और जगह खुल रहा है, कि वो जो F-35 तैयारों का मैंने जिक्र किया, तो ट्रंप और तुर्किया के बीच डील हो रही थी। अंकारा में पिछले महीने गया था ट्रंप, तुर्किया मांग रहा है उनसे जदीद F-35 तैयारे। तो ये इत्तला आ रही है इंटरनेशनल मंडी में कि नेतन्याहू ने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला है कि आप ये तैयारे तुर्किया को ना दें, हमें खतरा लाक होगा। याद रहे कि यूरोप के अक्सर ममालिक के पास, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सबके पास ये तैयारे हैं। ये पहला इस्लामी मुल्क होगा जिसके पास ये जदीद तैयारे आ जाएं, जो कि स्टेल्थ हैं, 5th जनरेशन है, जदीद तरीन। इसराइल ने ईरान जंग में ये इस्तेमाल किए हैं। तो ट्रंप से सवाल पूछा गया कि नेतन्याहू तो कह रहा है कि आपने F-35 तैयारे नहीं देने, हम उसकी जिद करेंगे, आप पे दबाव डालेंगे। तो उसने एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला, वो कहता है, नोबडी टेल्स मी व्हाट वी शुड बी सेलिंग और नॉट। किसी को जरूरत नहीं मुझे बताने की कि मैंने किसी को क्या बेचना है या क्या नहीं। तुर्किया की उसने बड़ी तारीफ की और कहा कि मुझे मालूम है तुर्किया नेतन्याहू यानी बीबी को पसंद नहीं करता और इसराइल को पसंद नहीं करता, लेकिन हम ये तैयारे देंगे या नहीं देंगे, हमारा फैसला है, नेतन्याहू हमें नहीं बता सकता। मैं देख रहा था ये मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर तैयारा है, और हवा में रह के दीगर जो अड्डे नीचे मौजूद हैं, जहाज़ों ने मालूमात भी दे सकता है। ये राफेल से कदरे बेहतर है जो इंडिया के पास राफेल फ्रांसीसी मेड है। कोई आप समझे 90 से 105 मिलियन डॉलर का एक तैयारा बुनियादी जो है वो बनता है। अंकारा में इसने कहा था कि जो तुर्किया के ऊपर हमने पाबंदियां इस तैयारे के हुसूल के लिए लगाई हैं, वो खत्म करने जा रहे हैं। और एतराज़ अमरीकी कांग्रेसमैन या कानून साजी करते हैं कि तुर्किया चूंकि रूस से S-400 दिफाई निजाम ले रहा है, तो वो ना लो, साढ़े को लो, और फिर ये तैयारे हम उस सूरत में देंगे। ये बहुत मुश्किल है इसको रडार के जरिए डिटेक्ट करना, क्योंकि ये BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज तैयारा है, दूर से 150-200 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकता है। और जो अगला तैयारा उसको इल्म भी नहीं होता कि वो लॉक हो चुका है, इसके बारे में जो लिखा गया। दूसरी जाने मैं देख रहा हूँ कि ये जो ईरान के साथ मुज़ाकरात के ऊपर ये मुखातिब हुआ, तो कहने लगा कि देयर आर फ्रेंडली नेगोशिएशंस गोइंग इन, ईरान के साथ हो रही है मुज़ाकरात। एक इसने एतराफ़ बहुत अहम किया ट्रंप ने, वो बरमला एतराफ़ ये किया कि यू कैन नॉट ब्राइब देम, ईरान को आप रिश्वत नहीं दे सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिम्मेदारान इसका एतराफ़ कर रहे हैं, ईरान को आप रिश्वत नहीं दे सकते, यू गॉट टू बीट देम एंड वी आर बीटिंग द हेल आउट ऑफ देम। आपको इन्हें मारना पड़ेगा, शिकस्त देनी पड़ेगी, और हम बुरी तरह से इनको शिकस्त दे रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट ब्राइब देम, इनको रिश्वत नहीं आप दे सकते। ये आपको याद होगा इनका जो एडमिरल ब्रैडली कूपर, जिसका मैं 2 दिनों से जिक्र कर रहा हूं, जो मशरक वस्ता में सबसे अहम पोजीशन पर तैनात बंदा है, उसने कहा था अमरीकियों को, अपनी सरकार को, कि ये जो आप हालिया 12-15 दिनों में आपने हमले किए, ये बेसूद हैं, इनका असर नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं है। और फिर वो खबर आई कि शायद मिसाइल के जखीरे भी कम पड़े, थोड़ा रुकें। अब सालिसी की गुंजाइश पैदा हो रही है, लेकिन क्या कीजिए कि वहां सऊदी अरब ने जो इराक की जानिब से बकौल कुछ माहिरीन के और सऊदी हुकाम के जो ईरानियन हिमायत याफ्ता मलेशिया है, वो हमले कर रही है सऊदीया की मुख्तलिफ ऑयल तनसीबात के ऊपर, और यमन से जो अंसारुल्लाह या हौतीज़ हैं वो भी हमले कर रहे हैं। उस सिलसिले में कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें कि सऊदी जो आरामको कंपनी है, उसकी सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट क्रूड प्रोसेसिंग प्लांट है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है, स्टेबलाइज करता है, और फिर वो आगे मुंतकिल किया जाता है उसकी सप्लाई पाइपलाइन के जरिए, उसका नाम है अबाइक। अबाइक में मौजूद ये सऊदी आरामको की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट, ये अहम तरीन सऊदी अरब की तेल की तनसीब है, मशरक में ये वाक़या है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, तकरीबन 7 मिलियन बैरल पर डे ये प्रोसेस करता है। उसके ऊपर जो हमले हुए इराक की जानिब से, वो सैटेलाइट की फुटेजेस में देखा जा सकता है कि धुएं उठ रहे हैं। गो के जो
तुर्की अल मालिकी हैं इनके दिफा को देखने वाले सऊदी अरब के, वो कहते हैं कि दोनों जानिब से आने वाले ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट किया और तबाह किया, लेकिन यमन के हौसी एतराफ़ करें हमने ये किया। मुझे खदशा है कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या सऊदी अरब एक बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर जवाब देगा, या ये सूरत हाल ज़ायल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि गुंजाइश निकली है ईरान अमेरिका के मिल बैठने की। कश्मीर का मामला मैं जिक्र करना है, मेरा साथ आज थोड़ा सा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रंप के लिए बड़ा वार्निंग साइन आ रहा है। एक बार फिर रॉयटर्स ने और इप्सॉस ने एक सर्वे किया है। आप अंदाजा करें कि जितने लोगों का सर्वे किया, 3 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा बाकी रह गया जो अमेरिका के ईरान पर हमलों का हामी है, बाकी 2 इसके हामी नहीं रहे। उन्होंने सर्वे जारी किया, उसकी स्लाइड आप देख सकते हैं, ग्राफ भी। तो इसमें बताया गया कि सिर्फ 33% लोग हैं जो अमेरिका के ट्रंप के इस फैसले के ईरान पर जंग करनी चाहिए उसके हामी हैं, जो इसे अप्रूव करते हैं, जबकि मेजॉरिटी यानी 62% कहते हैं कि हम डिसअप्रूव करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए जंग, ईरान पे हमले नहीं होने चाहिए। और अक्सरियत ये भी समझते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि ट्रंप के गोल्स हैं क्या, इस जंग में हदफ क्या है वो वाज़ेह नहीं कर पा रहा। आप देखें रिपब्लिकन्स में, जिनकी वजह से ट्रंप सदर बना, वहां भी 26% इस बात के मुखालिफ हैं, अगर 77% हामी है। और डेमोक्रेट्स की तो बात ही ना करें, वो 93% जंग के मुखालिफ हैं ट्रंप के इस फैसले के ऊपर। आज़ाद जो लोग हैं उनमें से 67% सबसे बड़ी तादाद है जो इस जंग की हामी नहीं, इसकी मुखालफत कर रही है। 5 माह की ये लोएस्ट रेटिंग आई है ट्रंप सरकार के लिए। एक जानिब मीरपुर की 13 नशिस्तों पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाब 3 मरहलों में हो रहा है, 10 अगस्त को मुकम्मल। दूसरी जानिब जो रावला कोर्ट से अफसोसनाक खबरें, अब उस मौजू की जानिब में आ रहा हूँ। इंतखाबात में जो 13 नशिस्तें उसमें से मेरा ख्याल 7-8 के नताइज तो फाइनल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ 6-4 की शरह बनती है, कहीं 5-4 की शरह बनती है। अपसेट तो हो चुका है जो अनवारुल हक हैं, चौधरी अनवारुल हक, जो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में खड़े हुए, और ये LA7 मेंबर 3 से ये हार गए हैं चौधरी तारिक फारूक से। अनवारुल हक 21 और 23 में, 23 से 25 वज़ीर आज़म रहे, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PTI, कभी आज़ाद। तो इनको शिकस्त हुई है चौधरी तारिक फारूक के हाथों। नून लीग के उम्मीदवार 35,000 वोट उन्होंने लिए, इन्होंने 25,000 वोट लिए। जो इंतखाबी नताइज की डिटेल मैं बाद में नशर करता हूँ, पहले जरा जो रावला कोर्ट से अफसोसनाक सूरत हाल सामने, जिसकी वजह से मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि एक जानिब अगर इंतखाबात थी तो दूसरी जानिब कशीदगी की खबरें आई, क्या गोली चली, क्या कुछ लोग जाँ भाग हुए, जख्मी हुए। एक इत्तला ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला हुआ, एक एहलकार के शहीद होने की और 3 से 4 के जख्मी होने की इत्तला है। ऐसे ही कुछ शहरियों के हवाले से भी अफसोसनाक खबर आ रही है। जो कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इनकी जो सोशल मीडिया पे एक्स का हैंडल है, उसमें तो 8 से 9 अफराद के बारे में अफसोसनाक खबर नशर की जा रही है। लेकिन मैंने देखा कि BBC फिर इस पे क्या लिखता है। BBC कहता है कि रावला कोर्ट में 5 अफराद के जाँ भाग होने की इत्तला मिली है इन्हें, लेकिन जो वहाँ पुलिस है वो इसकी तस्दीक करने से इनकारी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उमर नज़ीर कश्मीरी, जो कि मेंबर है कोर कमेटी का, उसका भाई उस्मान नज़ीर, वो भी चल बसा है इस वाक़े में, क्योंकि ये दरेक का जो ग्राउंड है वहाँ से रावला कोर्ट और फिर रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। लियाकत मलिक वहाँ पे कैप्टन रिटायर्ड IG हैं, वो BBC को बताते हैं कि वो तस्दीक नहीं कर सकते। उनका बयान ये है कि गुज़िश्ता माह भी 400 से ज़ायद हलाकतों का दावा किया गया, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 5 लोगों के बारे में तस्दीक हो सकी, तो हम तस्दीक किए बगैर बात नहीं कर सकते। एक अकाउंट है ईगल आई, मालूम होता है कि सिक्योरिटी मामलों के ऊपर गहरी नजर रखता है। 12/27 पे इसने ट्वीट किया कि रावला कोर्ट में हालात मजमूई तौर पर कंट्रोल में लेकिन हसास हैं। जत्थे ने फोर्सेस पर हमला किया, मजीद कुमक रावला कोर्ट पहुंचाई जा रही है। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो कहते हैं दिल मेरा रंजीदा है, होश के नाखून लें। अब इसमें 2 से 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ कि जब मेरे मुल्क की, मेरे कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर, अच्छा, वो फरहान विरक ने ट्वीट कर रखा है, उनका दावा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हैं जहाँ पे कुछ पुरतशद्दुद ज़हन रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने इंडियन टीवीज़ को फुटेज तस्वीरें भेजनी है उन्हें, उन पे हमारी नशरियात चलें, उनको कहें वो हमारी हेल्प आउट करें। ये उनका दावा है, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब मैं देखता हूँ जब आदित्य राज कौल नामी जो NDTV का एडिटर है, रॉक है, सदे का एक माउथ पीस है, उसकी सारी कवरेज इसके ऊपर हो, तो ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। मैं पहले दिन से एक सहाफ़ी के तौर पर, एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक मुहाजिर के तौर पर, एक कश्मीरी के तौर पर हाथ जोड़ जोड़ के अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिल बैठने में हरज क्या है। ये एहतजाज, ये लाठीचार्ज, ये गोली, ये बंदूक, ये इंडियन टीवी से मदद मांगना, ये अपनी अवामी तहरीक को बिरोने मुल्क बैठे लोगों के लिए फ्यूल बनना, इस सब से, ये मैं सरकार से भी ये बात कर रहा हूँ, फैसला साजों से भी बात कर रहा हूँ, जिसका जो दर्द है, जिसकी जो शिकवा है, शिकायत है, ये मिल बैठने में हरज क्या है। हम डेडलॉक या ऐसे माहौल क्यों पैदा करते हैं कि बात ही नहीं करनी, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। ये कश्मीर भी आपका है, ये पाकिस्तान भी आपका है, ऐसे ही पाकिस्तान भी आपका है, कश्मीर भी आपका है। मिल बैठेंगे और मुसलसल जिस तरह आप धरना देते हैं, ऐसे ही आप मिल बैठने का धरना दे दें, ताकि कोई मासूम शहादत ना हो, कोई मासूम जख्मी ना हो, कोई बेगुनाह खून में ना नहाया जाए, कोई बेगुनाह जख्मी ना हो, टांगे ना तोड़वाए। मिल बैठे, हमने कब सबक सीखना है। ये मेरा पैगाम एक अफसुर्दगी के आलम में, मैं उन लोगों में से जिसको इसका दर्द ज्यादा है। हम वो मुहाजिरीन हैं जो अपने खानदान लुटा पुटा के पाकिस्तान पहुंचे थे, और अब हम यही सब कुछ देखेंगे तो अफसोस होगा, उसके अलावा क्या होगा। इसलिए हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जिद, अना, किसी का फ्यूल बनना, किसी के हत्थे चढ़ना, भारतीयों से मदद मांगना, इसे बंद करके मिल बैठें। जलाओ घिराओ एहतजाज खत्म करें, डंडा सोटी लाठी गोली बंद करें, मिल बैठें। आप मिल लें, गले लगा के बैठे रहें जब तक वो हाल नहीं निकल आता। और इनसे तो गुजारिश करके थक गए थे कि भाई इतनी मकबूलियत है तो बिस्मिल्लाह करके 2/3 लें। आपकी इतनी मकबूलियत है अगर तो आए, मई तक आप तैयार थे, अब आप कहते हैं जी कलअदम हो गए, अब आप कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ना। असल तरीका यही होता है, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था, पहले भी आपसे अर्ज़ की थी। नताइज का मैंने क्या जिक्र करना,
ये मीरपुर के जो 13 हल्के थे, इसमें कोई 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर था 13 हल्कों में, 296 उम्मीदवार थे, 60% टर्नआउट था पिछली बार। अब टर्नआउट में भी कमी देखने को मिल रही है। हो सकता है ये 35-30 इसके आसपास हो, कमी है इसमें। जो हुकूमती वुज़रा की बातें हैं वो आप सुने, मतलब इस कदर हसास मामला हो गया है। और इन वुज़रा की बेहिसी पर मबनी स्टेटमेंट्स आप देखें, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम, उन पे इल्ज़ाम, फिर कहना सियासत के लिए बातें कर रहे हैं, असल मीडिया हमसे बात ना करे। अवाम बेवकूफ़ समझा हुआ आपने? आप समझते हैं कि आप ऐसे नारे लगा के दूसरे के खिलाफ आवाम को मुतमिन कर लेंगे? इलेक्शन से पहले आपको सड़कें याद आ जाती हैं, बसें देना याद आ जाती हैं। इससे पहले 40-50 साल में आपने क्या दिया? उसका हिसाब नहीं लेना किसी ने। लेकिन यहाँ पे अपसेट मैंने बता दिया, चौधरी तारिक फारूक ने जो चौधरी अनवारुल हक को हराया है। बाकी इसमें मालूम ये हो रहा है कि कोई 6-5 की रेशो बन रही है, अभी तक जो नताइज हैं। LA1 मीरपुर से नून लीग के अज़हर सादिक जीत रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीत चुके हैं। LA2 मीरपुर से कासिम मजीद पीपल्स पार्टी के हैं, इन्होंने नून लीग के अजीम बख्श को शिकस्त दी है। मीरपुर 3 से चौधरी यासिर सुल्तान पीपल्स पार्टी के अगेन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, ये चौधरी सईद के मुकाबले में जीते हैं। और LA4 मीरपुर से चौधरी रुखसार नून लीग के, ये पीपल्स पार्टी के सुहेब अरशद के मुकाबले में जीते हैं। LA7 भिंबर 3, यहाँ से मैंने बताया था चौधरी तारिक फारूक नून लीग वाले, इन्होंने चौधरी अनवारुल हक को शिकस्त दी। ये तारिक फारूक 11 और 16 में जीते, बाद में अनवारुल हक ने शिकस्त दी। यहाँ इनके दरमियान अच्छा मुकाबला चलता है। उसके बाद कोटली का जो LA9 है, उमैर नईम जो नून लीग के हैं 31,000 और पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल 28,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर है। LA13 कोटली 6, यहाँ पे राजा अयाज नून लीग के, ये 21,000 वोट लेकर जीते हैं। यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान का उम्मीदवार नंबर 2 पे आया 15,000 वोटों के साथ। एक और अहम हल्का है LA8 कोटली 1, बल्कि LA10